जय हिंद दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म RL क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने राजस्थान के चित्रकला के 2 पार्ट में पहले मेवाड़ की चित्रशैली, उसके बाद में मारवाड़ की चित्रशैली की बात की। आज हम तीसरे स्कूल की बात करेंगे। राजस्थान में जो प्राचीन ढूंढाड़ जिसको कहते थे, बाद में आमेर और फिर जयपुर जो राजधानी बनी, वहाँ की चित्रशैली किस प्रकार की रही, कौन से चित्रकार हुए और कैसे चित्र बने, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, नंबर 3 हम जिस स्कूल की बात कर रहे हैं वो है ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ दोस्तों जयपुर रियासत का प्राचीन नाम हुआ करता था, जहाँ पर कछवाहा वंश ने शासन किया। कारण क्या था कि ढूंढ नदी बहती थी, इसलिए ढूंढ नदी के उस प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता था ढूंढाड़ कहते थे। ठीक, अब ढूंढाड़ में एक तो आमेर की शैली यहाँ की बहुत प्रसिद्ध हुई है। आमेर शैली, आमेर में महाराजा मानसिंह प्रथम के समय में चित्र बने थे। महाराजा मानसिंह प्रथम के समय रहा है 1589 टू 1614, है ना। 1589 से 1614 ईस्वी तक महाराजा मानसिंह प्रथम का शासनकाल रहा। पहले तो हम क्या महाराजा मानसिंह प्रथम को जानते हैं? जी हाँ, आमेर के राजा भारमल ने सबसे पहले अकबर की यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अकबर के पास अपने पुत्र भगवंत दास को सेवा में भेजा था और भारमल के पुत्र मानसिंह को भी सेवा में भेजा था। ये वही मानसिंह है जिनको अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। अकबर ने 5 स्थानों का सूबेदार बनाकर रखा था। इन मानसिंह के समय किस प्रकार की चित्रकारी रही? तो सबसे पहले तो चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। यहाँ से मानसिंह के समय से चित्रकारी का जो है वो विकास होना प्रारंभ हुआ था। 1591 में 1591 में एक ग्रंथ जिस पर चित्रण हुआ, यशोधरा चरित्र। यशोधरा चरित्र वह प्राचीन ग्रंथ है ढूंढाड़ स्कूल का जिस पर चित्रण हुआ था, यशोधरा चित्रण पर। ठीक है, 1588 ईस्वी में अकबर के लिए एक प्रति यहाँ पर चित्रित की गई थी। वो प्रति है रज़्मनामा की प्रति। ठीक है, रज़्मनामा की प्रति किसके लिए की थी? अकबर से। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले पहली रियासत आमेर हुआ करती थी। मानसिंह स्वयं अकबर की सेवा में थे और अकबर ने तो इनको गोद लिए हुए पुत्र अर्थात दत्तक पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। 11 वर्ष की आयु में मानसिंह अकबर के पास चले गए थे तो अकबर के लिए प्रति बनी जिसमें 69 बड़े आकार के चित्र हुआ करते थे। आपको नाम याद रखना है, रज़्मनामा। अकबर के लिए रज़्मनामा पर चित्रण कहाँ हुआ था? तो आमेर शैली के अंदर हुआ था। और हम ये भी कह सकते हैं कि सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव राजस्थान में किस पर रहा? तो आमेर शैली पर रहा था। ठीक, फिर जयपुर में एक स्थान है बैराट, जो एक सभ्यताओं के स्थल के लिए जाना जाता है। हमने सबसे पहले ही दिन साथियों यहाँ से पढ़ा था कि जयपुर में जो बैराट स्थान है, यहाँ पर बहुत प्राचीन समय में गुफाओं के शैल चित्र भी मिले हैं। बैराट में एक स्थान है मुगल गार्डन जिसको कहते हैं, और मौजमाबाद के जो दीवारों पर चित्र बने थे, भित्ति चित्र, यहाँ मुगल गार्डन और मौजमाबाद के जो भित्ति चित्र है वो मुगल प्रभाव दिखाई देता है, उन पर मुगलिया प्रभाव दिखाई देता है। तो ये प्रमुख विशेषताएं रही है महाराजा मानसिंह के समय की। 2-3 बातें आपको याद रखनी है। आमेर में महाराजा मानसिंह प्रथम के समय स्वतंत्र विकास हुआ। यशोधरा चरित्र जो ग्रंथ था उस पर चित्रण हुआ। अकबर के लिए रज़्मनामा की प्रति पर चित्रण हुआ और मुगल गार्डन और जो बैराट के मौजमाबाद थे उन पर मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिला। अब बढ़ते हैं अगले शासक की तरफ। अगले शासक हैं मिर्ज़ा राजा जय सिंह। दोस्तों, मिर्ज़ा राजा जय सिंह का शासनकाल सर्वाधिक लंबा शासनकाल रहा था। इनके समय में जयगढ़ निर्माण हुआ, वहाँ पर जयबाण तोप जो है वो भी निर्मित हुई है। भारत में तोप बनाने का एकमात्र कारखाने वाला दुर्ग है जयगढ़। इनके समय में चित्र किस प्रकार से बने? तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह जो थे, इनकी एक रानी थी साथियों, चंद्रावती, और रानी चंद्रावती के लिए इन्होंने चित्रण करवाए थे जिसमें 2 चित्र विशेष प्रिय हैं, आपको याद रखना है। मिर्ज़ा राजा जय सिंह के लिए एक तो रसिक प्रिया और एक कृष्ण रुक्मणी रिवेली, इस प्रकार के चित्र यहाँ पर बने थे। यह जो चित्र आपको दिख रहा है यह रसिक प्रिया का चित्र है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं साथियों रसिक प्रिया के चित्रों के बारे में पिछले क्लास में। ये रसिक प्रिया का चित्र है और कृष्ण रुक्मणी की वेली जो एक ग्रंथ है उन पर भी चित्रण हुए हैं। इन्हीं मिर्ज़ा राजा जय सिंह के दरबार में एक दरबारी विद्वान हुआ करते थे बिहारी सतसई, बिहारी जी ने एक ग्रंथ की रचना की है दोस्तों, बिहारी सतसई की रचना की है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रसिद्ध विद्वान बिहारी जी किसके दरबारी विद्वान थे? मिर्ज़ा राजा जय सिंह के। उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की? बिहारी सतसई की। और इस बिहारी सतसई ग्रंथ पर भी चित्रण हुआ है मिर्ज़ा राजा जय सिंह के समय। तो रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी रिवेली और
बिहारी सत्सई, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं मिर्ज़ा राजा जय सिंह को लेकर के। बस इन 2 महाराजाओं के शासनकाल में आमेर का वर्णन पूरा हो जाता है। आमेर के बाद में हम जयपुर स्टेशन की, जयपुर शैली की बात करते हैं कि जो जयपुर स्थान है वहाँ की शैली किस प्रकार से विकसित हुई। तो एक एक राजा के संदर्भ में पढ़ेंगे। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह। दोस्तों, सवाई जय सिंह ही वे शासक हैं जिन्होंने जयपुर राज्य की, जयपुर नगर की स्थापना की थी। जयपुर नगर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी को हुई थी। बड़ा सुंदर सुव्यवस्थित नगर स्थापित किया था। यहाँ सवाई जय सिंह ने टोटल 36 जो हैं वो कारखाने स्थापित करवाए थे, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग। उसमें चित्रों को लेकर के एक कारखाना बनाया था जहाँ पर चित्रकार चित्र बनाते थे, यानी सूरत उकेरते थे। उसका नाम रखा था सूरत खाना। तो यहाँ से आपको प्रश्न ये पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि बताइए सूरत खाना राजस्थान में कहाँ है? तो वर्तमान जयपुर के अंदर है। सूरत खाना की स्थापना किस शासक ने करवाई थी? सवाई जय सिंह ने। सूरत खाना का संबंध किससे है? चित्रकला शैली से रहा है। ठीक है, तो सूरत खाना की स्थापना करवाई। अब सूरत खाना में कौन कौन से विशेष चित्र बने? जैसे रसिक प्रिया का चित्र। अब आप 2 क्लास को पढ़ने के बाद में इसमें से रसिक प्रिया के चित्र को ढूंढ सकते हैं कि निम्न में से रसिक प्रिया का चित्र कौन सा है, कि ये रसिक प्रिया का चित्र है। कवि प्रिया का चित्र बना, गीत गोविंद के चित्र बने। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये गीत गोविंद का चित्र है। गीत गोविंद की रचना जयदेव द्वारा की गई थी। उस जयदेव की कृति गीत गोविंद पर चित्र बने हैं। और रागमाला का चित्र, इसमें से रागमाला का चित्र कौन सा है? यह दोस्तों रागमाला का चित्र है, जिसमें राजा और रानी के सम्मुख बैठा एक संगीतज्ञ जो है वह राग जो जिस प्रकार से निकाल रहा है उस राग के चित्र इसके अंदर दिखाए गए, कैसे भाव उसमें उत्पन्न होते हैं। जैसे 12 मासा का चित्र हमने कई बार पढ़ा है 12 मासा को। अब आप पहचान लेंगे कि यह जो चित्र है वो एक 12 मासा का दिया गया चित्र है। और नवरस, इस प्रकार के चित्र बने थे। तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रागमाला, 12 मासा, नवरस, ये सारे चित्र सूरत खाना के अंदर सवाई जय सिंह के समय बने थे। यहाँ सूरत खाना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर सवाई जय सिंह, आपने इतिहास को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आपको पता होगा सवाई जय सिंह के समय एक समझौता हुआ था, देबारी समझौता। देबारी समझौता देबारी उदयपुर के अंदर हुआ था और उस देबारी समझौते के तहत सवाई जय सिंह का विवाह हुआ था मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्रकंवर से। और शर्त रखी थी कि चंद्रकंवर का पुत्र ही अगला शासक बनेगा। चंद्रकंवर से पुत्र हुआ था माधो सिंह, लेकिन मारवाड़ की सूरज कंवर का पुत्र ईश्वरी सिंह जो उम्र में अधिक था, आयु में बड़े थे, सवाई जय सिंह ने ईश्वरी सिंह को शासक बनाया था। तो अगले शासक सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह के समय किस प्रकार की कला डेवलप हुई ये देखें। सवाई ईश्वरी सिंह के पिता का नाम सवाई जय सिंह था। सवाई जय सिंह ने दोस्तों सूरत खाना की स्थापना करवाई थी आमेर में, और सवाई ईश्वरी सिंह ने इसे आमेर से हटा करके कहाँ शिफ्ट कर दिया था? जयपुर में शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो सूरत खाना की स्थापना सवाई जय सिंह ने आमेर में करवाई, जिसको जयपुर में स्थानांतरित करने का कार्य सवाई ईश्वरी सिंह ने किया था। ईश्वरी सिंह ने मराठों से तंग आकर के साथियों आत्महत्या कर ली थी। और ईश्वरी सिंह जयपुर के एकमात्र ऐसे शासक हैं जिनकी छतरी गेटोर की छतरियों में नहीं है। और इन्होंने ईसरलाट सरगासुली नामक एक मीनार की स्थापना भी करवाई थी जयपुर में। इनके समय एक चित्रकार हुआ है, इस चित्रकार का नाम आप विशेष याद रखें, साहिब राम नामक एक चित्रकार हुआ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि साहिबदीन कहाँ का चित्रकार था? हमने पिछले क्लास में पढ़ा है दोस्तों, तुलनात्मक पढ़ने से अपना पढ़ा हुआ ज्ञान स्थायी रहता है। साहबदीन कहाँ का चित्रकार था? दोस्तों साहबदीन मेवाड़ के चित्रकला का एक चित्रकार हुआ करता था। उसकी विशेषता क्या थी कि वह मेवाड़ महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाता था, यानी एक चित्र में एक ही महाराणा का चित्र होगा, ऐसा चित्र। साहिब राम, राम कहो चाहे ईश्वर कहो एक ही बात है, तो आपको याद रखना है साहिब राम। साहिब राम किसके समय हुआ था? ईश्वरी सिंह के समय हुआ था। वो साहिबदीन भी व्यक्तिगत चित्र बनाता था।
ये भी आमेर के यानी जयपुर के शासकों के व्यक्तिगत चित्र बनाता था। व्यक्तिगत चित्र भी छोटा नहीं बनाता था, आदमी के कद के बराबर चित्र बनाता था। और आदमी के कद के बराबर चित्रों को क्या कहते हैं? आदम कद चित्र कहते हैं। ये देखिए आप सामने जो आपको चित्र दिख रहा है, ये एक बड़ा सा चित्र है। इसमें चित्र की साइज उतनी होती थी जितनी वास्तविक में उस आदमी की साइज है। यह चित्र जो है वो महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह का चित्र है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। सवाई ईश्वरी सिंह के इस चित्र का निर्माण कौन से चित्रकार ने किया था? साहिब राम ने किया था। ऐसे आदम कद चित्र बनाए जाते थे। फिर यहाँ सवाई ईश्वरी सिंह के समय एक चित्रकार और हुए जिनका नाम था लालचंद। सवाई ईश्वरी सिंह के समय जो लालचंद चित्रकार हुए, ये लालचंद क्या करते थे? जानवरों के चित्र अधिक बनाते थे और जानवरों में भी इनका विशेष प्रिय जानवर हुआ करता था हाथी, और इन्होंने हाथियों की लड़ाई के चित्र बनाए। देखो यहाँ पर आपको इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि दो हाथी जो हैं वो आपस में बड़ा भयंकर सा एक युद्ध लड़ रहे हैं। तो हाथियों के लड़ाई के चित्र सर्वाधिक कहाँ बने? जयपुर में। किसने बनाए थे? लालचंद ने बनाए थे। और लालचंद किसके समय था? ईश्वरी सिंह के समय। तो साहिब राम और लालचंद ईश्वरी सिंह के समय थे। ईश्वरी सिंह और भाई माधो सिंह भी आपस में झगड़े थे बगरू के युद्ध में, राजमहल टोंक के युद्ध में। तो जब दोनों भाई भी झगड़े थे तो यहाँ भी दोनों हाथियों के झगड़ते हुए चित्र बन रहे हैं। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। फिर जब सवाई ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली, फिर इनके भाई जो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की पुत्री, अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकंवर के पुत्र थे, जो शर्त के मुताबिक शासक बनने थे, ये ईश्वरी सिंह की मृत्यु के बाद में शासक बनते हैं। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में राजमहल टोंक का युद्ध, बगरू का युद्ध उत्तराधिकार को लेकर हुए थे। माधो सिंह ने आधा राज्य मांग लिया था अपने भाई से, और इतिहासकार उस संदर्भ में लिखते हैं कि माधो मोंगे आधो ने ईश्वर देवे नी पाव, और ऊपर वाला री मर्जी वे तो देवे धापो धाप। इस प्रकार से माधो सिंह को राज्य सिंहासन प्राप्त हुआ। मराठों ने इस व्यक्ति को भी परेशान करना शुरू किया। तब इसी व्यक्ति माधो सिंह प्रथम ने 1750 में शासक बनने के बाद 1751 में जयपुर की जनता के सहयोग से मराठों का कत्लेआम करवाया था। साथियों, ये शासक बनते हैं। इनके समय देखिएगा आप, इनके समय में चित्रों में रंग भरने की कला को तो विराम दे दिया, रंग भरना तो बंद किया। उसके अलावा यहाँ पर चित्रों में मोती, लाख व मणियों का प्रयोग किया जाने लगा। मोती, लाख और मणियों का प्रयोग करने से चित्र और अलंकारिक बने और सुंदर चित्र बने। और इन चित्रों को क्या कहा? मणिकुट्टिकम प्रवृत्ति कहा इस प्रवृत्ति को, है ना। मणियाँ, मोतियों से इसको सजाया गया था। तो ऐसी मणि मुकुटम प्रवृत्ति जो थी वो मोती और लाख से किसके समय में डेवलप हुई? माधो सिंह फर्स्ट के समय। निम्न स्थान पर चित्र बने जिसमें गलता जी, ये जो आप ऊपर चित्र देख रहे हैं ये गलता जी का चित्र है। गलता जी नामक स्थान जयपुर के अंदर है। नंबर 1 जो चित्र है वो गलता जी जयपुर का। दोस्तों, गलता जी जो जयपुर है यह गालव ऋषि की तपोभूमि हुआ करता था, इसलिए इसको गलता जी कहते हैं। यह 2 पहाड़ियों के बीच में होने से घाटी है। इस घाटी के अंदर मंकी, बंदर की संख्या अधिक होने से इसको मंकी वैली भी कहते हैं। यह राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है, जिसकी स्थापना रामानंद जी के शिष्य कृष्णदास जी पैहारी ने की थी। दक्षिण भारत में जो महत्व तोताद्री स्थान का है, उत्तर भारत में वही स्थान इस गलता जी का है, इसलिए इसको उत्तरी तोताद्री भी कहते हैं। यहाँ की दीवारों पर भित्ति चित्र बने हैं। ये जो कुंड है वो गलता जी कुंड है, और इसके पास ये मंदिर जो आपको दिख रहा है वो गलता मंदिर है। इस गलता मंदिर के चित्र सवाई माधो सिंह के समय बने। सिसोदिया रानी का महल, ये चित्र नंबर 2 में जो आप देख रहे हैं, ये सिसोदिया रानी जो थी उनके महल थे। इन पर भी भव्य चित्र बने हैं, वो भी माधो सिंह के समय। चंद्रमहल जो है, चंद्रकंवर इनकी माता का नाम हुआ करता था, और ये चंद्रकंवर आमेर इसके मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी। तो चंद्रकंवर के ये महल है, बड़े सुंदर से महल हैं। नंबर 3 जो चित्र आप देख रहे हैं ये चंद्र महल जयपुर का है, जिसको जयपुर का सिटी पैलेस भी कहते हैं। इसका निर्माण भी, इसमें चित्रों का जो है वो संरक्षण माधो सिंह के समय हुआ। और इधर जो आप देख रहे हैं वो पुंडरीक जी की हवेली है। इस पुंडरीक जी की हवेली के ऊपर भित्ति चित्र बने हैं।
इस पुंडरीक जी की हवेली के ऊपर भित्ति चित्र बने। भित्ति चित्र मतलब भित्तों पर, दीवारों पर जो सुंदरता के लिए चित्र बनाए जाते हैं उन्हें भित्ति चित्र कहते हैं। इन भित्ति चित्रों का निर्माण भी इनके समय हुआ है। देखिए, पुंडरीक नाम से दो नाम आपको याद रखने होंगे जब जयपुर आता है, एक पुंडरीक रत्नाकर और दूसरे थे पुंडरीक विट्ठल। तो ये पुंडरीक जी की हवेली है। तो यहाँ माधो सिंह के समय आपको याद रखना है। इसके बाद तो साथियों हम आगे बढ़ेंगे तब सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह को पढ़ने के बाद में हम और रिवीजन भी करते हैं। सवाई प्रताप सिंह, साथियों सवाई प्रताप सिंह का पहले आपको व्यक्तिगत परिचय मिलना चाहिए। सवाई प्रताप सिंह वे व्यक्ति थे जिन्होंने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। कृष्ण मुकुट के समान 5 मंजिला इमारत हवा महल का निर्माण इनके समय में सर्वाधिक चित्रकारी हुई है। इस कारण इनके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। जयपुर की चित्रकारी का स्वर्ण काल। इनके समय चित्रकार हुए थे शालिग्राम, राम सेवक, शालिग्राम, राम से याद रखना, राम सेवक, राम का भाई लक्ष्मण, फिर राम का कृष्ण अवतार यानी कि गोपाल, चिमना और हुक्मा, ये इसके चित्रकार थे। शालिग्राम, राम से याद रखना, राम सेवक, राम का सेवक उनका भाई लक्ष्मण, ठीक है, और अवतार कौन, गोपाल, चिमना, हुक्मा, ये सब किसके समय रहे, सवाई प्रताप सिंह के समय। सवाई राम सिंह, दोस्तों सवाई राम सिंह द्वितीय ये वे शासक थे जो मात्र 16 माह की आयु में शासक बने थे। अंग्रेज इनके संरक्षक थे। जॉन लुडलो इनको लाड लड़ाया करता था। 1857 के क्रांति में अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग अगर किसी ने राजस्थान में किया है तो वो इनके द्वारा ही किया गया था। और इन्होंने सन 1857 में कला के विकास के लिए, आर्ट के डेवलपमेंट के लिए, कला के विकास के लिए एक संस्थान की स्थापना की थी। इस संस्थान का नाम रखा गया था मदरसा-ए-हुनरी। मदरसा मतलब वह शिक्षण संस्थान जहां हुनर को डेवलप किया जाता है। और इसी का नाम फिर 1857 के बाद 1865 में बदला गया। 1865 में इसका नाम बदला, जिसको वर्तमान में कहते हैं दोस्तों राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट बोलते हैं। ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इस चित्र में आपको दिखाया गया है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट है, जिसको महाराजा स्कूल के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण राम सिंह सेकंड के द्वारा 1857 में मदरसा-ए-हुनरी के नाम से करवाया गया था। ठीक है, यहाँ तक के राजाओं को एक बार पुनः मैं आपको दोहरान करवाना करके फिर हम इनकी विशेषताओं तक बढ़ते हैं। देखिए, जयपुर शैली में पहले शासक सवाई जयसिंह सूरत खाना की स्थापना की थी। एक बात इम्पोर्टेंट हुई। दूसरी बात, सवाई ईश्वरी सिंह सवाई जयसिंह के पुत्र थे। इनके समय साहिब राम ने आदम के चित्र बनाए और लालचंद ने हाथियों की लड़ाई के चित्र बनाए थे। ठीक, फिर तीसरी बात करते हैं, सवाई माधो सिंह के समय 4 विशेष चित्र बने और चित्रों के स्तर पर मणियों मोतियों का विशेष प्रयोग किया गया। सवाई जयसिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह और उसके पश्चात सवाई प्रताप सिंह के समय स्वर्णकाल रहा था। और सवाई राम सिंह ने 1857 में कला विकास के लिए मदरसा-ए-हुनरी यानी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना कर दी। बस जयपुर शैली कंप्लीट। अब जयपुर शैली के विशेषताएं देखते हैं। तो जयपुर शैली की विशेषता, आमेर तो वह रियासत थी जो मुगलों के साथ सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी, मुगलों से सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और सर्वाधिक मुगलों के घनिष्ठ अगर कोई रियासत रही है तो वह आमेर रही है। तो सर्वाधिक मुगल प्रभाव कौन सी शैली पर देखा जाएगा, आमेर वाली यानी जयपुर वाली चित्र शैली पर। यहाँ पर आदम का चित्र बने, अभी देखा था हमने सवाई ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र जो बनाए थे साहिब राम ने। यहाँ पर दाढ़ी विहीन चेहरों का चित्रण हुआ है। राजाओं महाराजाओं के जब चित्र बने तो उनके चेहरे क्लीन शेव दिखाए गए हैं। हाथियों की लड़ाई के चित्र लालचंद नामक व्यक्ति ने बनवाए हैं। यहाँ पर सर्वाधिक रंग कौन से प्रयोग किए गए, हरा और केसरिया रंग का प्रयोग सर्वाधिक यहाँ पर हुआ है। वृक्ष, पीपल का वृक्ष और वट, वट कहते हैं बरगद के वृक्ष को, ये वृक्ष सर्वाधिक बने। पशु में घोड़ा और पक्षी कौन सा, तो मोर। इस प्रकार की विशेषताएं सर्वाधिक इस जयपुर की शैली में रही है। अब चलते हैं नंबर 3, स्टेशन अलवर। दोस्तों अलवर जो रियासत थी वो वहाँ पर नरुका वंश ने शासन किया। नरुका वंश स्वयं कछवा वंश की एक ब्रांच थी और अलवर की स्थापना करने वाले पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रताप सिंह। 1775 ईस्वी में प्रताप सिंह ने स्थापना की और ये शासक बने और 1775 में यहाँ पर चित्रकला को प्रोत्साहन देना शुरू किया। तो इनके समय में ही स्वतंत्र विकास हुआ था। अलवर के पहले शासक सवाई प्रताप सिंह राजा प्रताप सिंह के समय चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ। और यहाँ पर एक चित्रकार हुआ है, उस चित्रकार का नाम है शिव कुमार और डालू राम। ये प्रश्न सीधा यहाँ से पूछते हैं कि डालू राम नामक चित्रकार कौन से चित्र शैली में हुआ, तो आपको उत्तर देना है अलवर। आपको ध्यान हो तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक लालचंद नामक चित्रकार को।
कि डालचंद चित्रकार कौन सी शैली में हुआ, तो उसका उत्तर भी आपको ध्यान रखना होगा। डालचंद अलग है और डालू राम नामक व्यक्ति अलग है। अलवर में एक स्थान है राजगढ़, वहाँ राजगढ़ के जो शीश महल बने हुए हैं, शीश महल जो शीशे से बने हैं, वहाँ के भित्ति चित्र बहुत फेमस हुए। ये प्रताप सिंह के समय की बात है। प्रताप सिंह के बाद में हम अगले शासक की बात करते हैं जिनका नाम है राजा बख्तावर सिंह। राजा बख्तावर सिंह का परिचय मैं आप लोग को दूं तो राजा बख्तावर सिंह हैं दोस्तों अलवर के शासक। एक गिंगोली का युद्ध हुआ था अपने इतिहास में सन 1807 के अंदर। गिंगोली का युद्ध में दो रियासतें जयपुर और मारवाड़, इन दोनों के मध्य जब युद्ध हुआ तो मारवाड़ के शासक तो थे मान सिंह और जयपुर के शासक थे जगत सिंह। जयपुर के शासक जगत सिंह जब युद्ध करने के लिए आए तो अलवर के शासक बख्तावर सिंह उनके साथ में थे। और बख्तावर सिंह की दो छतरियाँ हैं, एक अलवर में, एक जोधपुर के मंडोर में। बख्तावर सिंह की जब उस गिंगोली के युद्ध में डेथ हुई 1807 में, तब इनकी कोई भी रानी इनके पीछे सती नहीं हुई, बल्कि एक दासी सती हुई थी। उस दासी का नाम था मूसी। बख्तावर सिंह की दासी का नाम था मूसी और उसी मूसी को महारानी की उपाधि दी गई, इसलिए उसको मूसी महारानी कहते हैं। मूसी महारानी की छतरी बनी है अलवर में। मूसी महारानी की छतरी अलवर में बनाई थी बख्तावर सिंह के पुत्र विनय सिंह ने। और मूसी की छतरी कितने खंभों की? 80 खंभों की छतरी। 80 मूसी, याद रखेंगे कि 80 खंभों की छतरी कहाँ है? अलवर में। किसकी है? मूसी महारानी की। मूसी महारानी थी जी नहीं, वो दासी थी किसकी? बख्तावर सिंह के। इन्हीं बख्तावर सिंह के समय चित्रकला का मौलिक स्वरूप देखने को मिला था, मूल रूप, जिसमें चित्रकार कौन कौन? बलदेव, शालिग्राम, डालू राम, ये चित्रकार हुआ करते थे। और बख्तावर सिंह के जंगलों में, जब बख्तावर सिंह जंगलों में जाते थे तो वहाँ पर नाथों, जोगियों व फकीरों से, जिनकी जो धर्म से प्रेम करने वाले थे और जो भौतिकवादिता से दूर रहते थे, ऐसे लोगों से चर्चा करते हुए चित्र यहाँ के चित्रकारों ने बनाए हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इस चित्र के अंदर अलवर के शासक बख्तावर सिंह बैठे हैं और सामने जो हैं वो संत, जोगी, फकीर लोग बैठे हैं, इनके साथ में जंगल में चर्चा कर रहे हैं। ऐसे चित्र अलवर की चित्र शैली में बने हैं। बख्तावर सिंह की बात हुई। अब बात करते हैं बख्तावर सिंह के पुत्र महाराजा विनय सिंह के समय। विनय सिंह जिन्होंने 80 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था, इनके समय में स्वर्ण काल रहा है, गोल्डन टाइम अलवर चित्रशैली का विनय सिंह के समय रहा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। कई बार पूछा गया है ये प्रश्न कि इनके समय एक चित्रकार था जिसका नाम था बलदेव, दूसरा गुलाम अली, याद रहे तो ठीक, नहीं तो बलदेव जरूर याद रखना। चित्रकार बलदेव ने शेख सादी एक राइटर था, शेख सादी राइटर के द्वारा एक लिखी गई पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है गुलिस्ता। बलदेव ने शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता पर हीरे और जवाहरातों की स्याही से, हीरे और जवाहरातों की स्याही से चित्र बनाए थे। और उस समय इसकी लागत 1 लाख रुपए आई थी। 1730 ईस्वी के आस पड़ोस की बात है उस समय। तो बलदेव कहाँ चित्रकार हुआ था? अलवर में। किसके समय? विनय सिंह के समय। और इसी ने शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता पर हीरे और जवाहरातों की स्याही से चित्रांकन किया था। राजा बलवंत सिंह के समय चित्रकार थे शालिग्राम, जमुनाराम, बक्साराम, छोटेलाल, ये चित्रकार अलवर चित्रशैली में। यहाँ से प्रश्न ठीक वैसा ही आता है जैसा देवगढ़ चित्रशैली से प्रश्न आता है कि कवला, चौखा, बगता, बैद्यनाथ कहाँ के चित्रकार हैं? कि देवगढ़ के। ठीक उसी प्रकार ये नाम आता है शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम कहाँ के चित्रकार हैं? तो हम बताएंगे अलवर के चित्रकार है। और अगली बात करें, एक राजा शिवदान सिंह थे। अलवर के राजा शिवदान सिंह के समय काम शास्त्र पर चित्रण हुए और यहाँ पर वेश्याओं का चित्र बना। वेश्याओं के लिए कहीं पर शब्द गणिका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि कौन से चित्र शैली में गणिकाओं का यानी वेश्याओं का चित्र हुआ या काम शास्त्र का चित्र हुआ? अलवर शैली में। किसके समय? शिवदान सिंह के समय। और इनके समय में नफीरी वादन का चित्र भी बना है। ये चित्र जो आप देख रहे हैं उसमें एक महिला एक वाद्य यंत्र को बजा रही है। यही वाद्य यंत्र कौन सा है? नफीरी वाद्य यंत्र, जो एक सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जो फूंक द्वारा बजाए जाते हैं। तो शिवदान सिंह के समय इस प्रकार से चित्रण हुआ था। फिर अलवर में बात करें, अलवर के शासक मंगल सिंह, काफ़ी इंपॉर्टेंट शैली है दोस्तों अलवर की। अलवर के शासक मंगल सिंह के समय एक चित्रकार थे जिनका नाम था मूलचंद।
और उदयराम। उदयराम याद नहीं रहे तो ना सही, मूलचंद जरूर याद रखना है आपको। मंगल सिंह के समय मूलचंद ने हाथी दांत पर चित्र बनाए थे, बहुत ही सूक्ष्म रूप से हाथी दांत के ऊपर, हाथियों के दांत के ऊपर चित्र बनाए थे मूलचंद ने। ठीक, अलवर के राजाओं की परंपरा समाप्त। अब अलवर की जो चित्र शैली है इसके ऊपर आमेर के चित्र शैली का प्रभाव है इस, और आमेर स्वयं पर मुगलों का प्रभाव था, वो प्रभाव इस पर भी आ गया। तो आमेर शैली, मुगल शैली, इसके अतिरिक्त ईरानी शैली का भी प्रभाव है। इन तीनों के मिश्रण से जो नई शैली बनी वो अलवर की शैली थी। विशेषता क्या, यहाँ पर योगासन के चित्र बने, वेश्याओं के, गणिकाओं के चित्र बने, यहाँ पर काम शास्त्र पर चित्रण हुआ, यहाँ पर बॉर्डर पर, यानी कि चित्र की जो बॉर्डर होती है, आउटलाइन, बॉर्डर पर, बॉर्डर को हिंदी में हाशिए बोलते हैं, हाशियों पर सुंदर बेल बूटों की छपाई हुई। बेल बूटे किसे कहते हैं? फूल और पत्तियों की डिज़ाइन को कहते हैं बेल बूटे। फूल और पत्तियों की छपाई हुई, और इसी छपाई को क्या कहते हैं? बसलो चित्रण कहते हैं। तो बसलो चित्रण के लिए अलवर की शैली फेमस रही है। एक बार फिर से हम अलवर पर अपनी नज़र दौड़ाते हैं। अलवर की स्थापना प्रताप सिंह ने की थी, उस समय डालू राम चित्रकार था। बख्तावर सिंह के समय मौलिक स्वरूप आया। बख्तावर सिंह के समय ना तो जोगियों के और बातें करते हुए जंगल में ऐसे चित्र बने थे। विनय सिंह के समय बलदेव ने शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता पर हीरे जवाहरातों की स्याही का प्रयोग किया। बलवंत सिंह के समय यानी अलवर शैली में छोटे लाल, बक्साराम, जमुना लाल ये चित्रकार थे। शिवदान सिंह के समय काम शास्त्र पर यानी गणिकाओं पर चित्र बने। मंगल सिंह के समय मूलचंद ने हाथी दांत पर चित्रण किया। ये शैली आमेर, अलवर वाली आमेर, मुगल और ईरान तीनों शैलियों के मिश्रण से बनी हुई है, और बसलो चित्रण यहाँ की विशेषता रही है। बसलो चित्रण को ही जो है वो बेल बूटों की छपाई कहाँ पर? हाशियों पर। हाशिए किसको कहते हैं? बॉर्डर पर रही है। ठीक, और अब हम बात करेंगे, चौथा स्टेशन है शेखावाटी। शेखावाटी सम्मिलित रूप से कहा जाता है चूरू, झुंझुनू और सिक्कर वाले क्षेत्र को कहा जाता है। शेखावाटी में इस प्रकार के सुंदर से चित्र बने हैं। ये चित्र भित्तों पर बने, दीवारों पर बने, इसलिए भित्ति चित्र कहेंगे। आपको सीधा प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में कौन सा स्थान भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको क्या बताना होगा? शेखावाटी प्रसिद्ध है। तो यहाँ के कई सारे प्रमुख स्थल है, जैसे नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ, हवेलियाँ। और वैसे दोस्तों हवेलियों के लिए तो ये पंचपाणे नामक स्थल भी यहाँ पर प्रसिद्ध रहे हैं। इन जितनी भी हवेलियाँ बनी हैं शेखावाटी में, उनका चित्रण भित्तों पर किया गया, और भित्ति चित्रण के लिए शेखावाटी प्रसिद्ध रहा है। भित्ति चित्रण के लिए शेखावाटी को ओपन एयर आर्ट गैलरी कहा जाता है। ये सीधा प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं कि ओपन एयर आर्ट गैलरी किसे कहते हैं? तो ओपन एयर आर्ट गैलरी आपको सीधा बताना है, शेखावाटी को कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है? भित्ति चित्रण के लिए कहा जाता है। यहाँ शेखावाटी पर कंपनी शैली का प्रभाव देखने को मिला। कंपनी शैली मतलब अंग्रेजी प्रभाव देखने को मिला, यूनानी प्रभाव देखने को मिला था। और यहाँ पर सर्वाधिक रंग कौन से? हरा और नीला। इसके अतिरिक्त दो और याद रहे तो ठीक, गुलाबी कथई, नहीं तो हरा और नीला आपको याद रखना है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि शेखावाटी में सर्वाधिक कौन से प्रयोग हुए? हरा और नीला। ये आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में देखिए आपको हरा और नीला रंग अधिक देखने को मिलेगा। इसमें भी नीले रंग का प्रयोग अधिक हुआ है, इसके अतिरिक्त लाल रंग का भी प्रयोग हुआ है। ये शेखावाटी में भित्तों पर बनाए गए चित्र हैं। ठीक है साहब। और लास्ट एक बात करते हैं, एक ठिकाना है उनियारा। उनियारा ठिकाना वर्तमान राजस्थान के किस जिले के अंदर है? टोंक जिले के अंदर है उनियारा, है ना। यहाँ उनियारा के अंदर जो शैली डेवलप हुई वो जयपुर और बूंदी शैली के मिश्रण से डेवलप हुई है, विकसित हुई है। उनियारा टोंक के अंदर है। टोंक के दक्षिण की तरफ बूंदी रियासत और टोंक के उत्तर की तरफ जयपुर रियासत हुआ करती थी। इन दोनों के मिश्रण से जो नई शैली बनी वो उनियारा की शैली थी। यहाँ के एक राव राजा सरदार सिंह हुआ करते थे, उनके समय उनियारा की शैली विकसित हुई थी। चित्रकार कौन? कि राम, लखन, काशी, धीमा, भीमा, मीर बख्श, ये चित्रकार के नाम इसमें से पूछे गए जब भी कोई प्रश्न बना है उस समय। यहाँ पर चित्र बने राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान के। बस एक ही प्रश्न इस शैली से पूछा गया कि उनियारा किसकी उपशैली है, तो हम बताएंगे उनियारा ढूंढाड़ की उपशैली है। उनियारा वर्तमान में कहाँ है? टोंक में। या पूछे जाएंगे कि राम, लखन, मीर बख्श, काशी, धीमा और भीमा ये कौन से चित्रकार रहे हैं, कहाँ से रहे हैं, तो हम बताएंगे उनियारा उपशैली से रहे हैं। ठीक है। तो आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में बात की है ढूंढाड़ चित्र शैली को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी जितने भी सुझाव हैं, जितने भी
आप लोगों की समस्याएं हैं वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहें और बने रहें RL क्लासेस के साथ में। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों।